हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा चैप्टर जो हमारा है जस्ट आफ्टर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें जो हम मेन मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है फ्लक्स, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्लक्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिकली। फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईएमआई क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कुछ फेराडेज के लॉ, फेराडे के जो लॉज हैं, और उसके बाद लेंज लॉ। ये सब चार टॉपिक जो है बेसिकली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीन पे, क्लास 12th के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक है, इसमें एन ई। मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है बेसिकली परपेंडिकुलर, है ना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं फाई। फाई को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बी लिख दें तो ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई। तो फाई की जो हमारे पास फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू होता है फील्ड इनटू एरिया। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपकी है जो पास हो रही है नॉर्मली टू द सरफेस, एंड सरफेस एरिया का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमारा फ्लक्स। फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करते हो, ठीक है। क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो भाई इसकी एसआई यूनिट भी पढ़ लेते हैं पहले। क्या है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? जो है वो होती है वेबर, यानी इसको शॉर्ट में आप डब्ल्यू बी से भी डिनोट करा सकते हो। एक वेबर में 1 टेस्ला, है ना, मीटर स्क्वायर होता है। आगे सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो होती है मैक्सवेल या फिर गॉस। और गॉस को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वेबर में होता है 10⁸ गॉस। इसका हमें ध्यान रखना है भाई, ये आगे चल के काम आने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे एसआई यूनिट क्या है। साथ ही साथ डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूले की, तो डायमेंशन फार्मूला फ्लक्स का जो होता है वो होता है ml2t-2 और a-1। इसको हम लोग याद कर लेंगे। तो भाई जब जब बात करी जाएगी फ्लक्स की तब तब हम ध्यान से देखें, किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है, मान लो कोई एरिया दिया हुआ है आपको ए, तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा बेसिकली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं एक एरिया ले लेता हूँ, मान लो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने ये एरिया ले लिया है 90 डिग्री पे, तो भाई इस केस में क्या होगा, हम देखेंगे एंगल कितना बन रहा है। तो भाई हमने देखा यहाँ पे एंगल तो कुछ है नहीं, एंगल है हमारा 0। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला आएगा फाई का, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। बट जब कभी इस टाइप की आपको कोई एरिया दिखाई दे जो कि हमारी कुछ थीटा एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास ये थीटा है, तो थीटा एंगल पे अगर है कोई भी और ये हमारे पास एन कैप जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन पे एरिया के परपेंडिकुलर, देन इनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तब मेरे पास जो फाई का फॉर्मूला होगा वो होगा मेरे पास, इसे हटा देते हैं जल्दी से यहाँ से। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा फाई का बेसिकली वो होने वाला है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कुछ ये वाला आपको, पाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। यानी आपको कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपका फील्ड की डायरेक्शन में। भाई इस साइड में हमारे पास फील्ड को हमने लेना है इस साइड में, यानी हम इसको उठा के लेके जाएंगे इसके कंपोनेंट में कॉस में बी कॉस थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर में बी साइन थीटा। और हमने लेना कौन सा, केवल बी कॉस थीटा, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर में आ रहा है बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इंटू एरिया, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा होता है मेरा क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू बी डॉट ए। तो भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई पाई जो है इक्वल टू होता है बी डॉट ए, और ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगा रखा है। बात करें अगर किसी क्लोज सरफेस की, दैट इज ए, अगर एरिया है किसी क्लोज सरफेस का, देन उस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस अगर बी है, देन अगर मान लो आपका एन कैप जो है किसी एक छोटे से एरिया, मान मतलब डी ए एरिया के परपेंडिकुलर अगर मान लो कोई भी एक वेक्टर की आपको डायरेक्शन दी हुई है, देन बी डॉट ए, यानी बी डॉट डी ए को अगर आप इंटीग्रेट कर दो थ्रू द ए क्लोज सरफेस ए, इट विल गिव यू टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब आपने देखो आजकल बहुत सारी डिवाइसेस देखी होंगी, जैसे कि हमारा जनरेटर है और जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, और बहुत सारे चार्जर्स वगैरह भी आजकल वायरलेस आ रहे हैं। बेसिकली वो इंडक्शन के थ्रू जो है चार्ज होते हैं। इंडक्शन में अभी पढ़ते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले फिनोमिना क्या होता है ये भाई? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। इंड्यूस ईएमएफ मतलब एक ऐसा ईएमएफ जो कि इंड्यूस किया गया किसी दूसरी मशीन में या किसी और कॉइल में, हैंस इंड्यूस करंट। करंट भी इंड्यूस होगा क्योंकि ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो भाई वहां पे करंट भी जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कुछ भी आप चेंज करते हो तो उससे चेंज होगा हमारा इंड्यूस करंट बढ़ेगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, बेसिकली लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होना चाहिए हमारे लिए, इसे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, तो वो फिनोमिना जिससे आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म देखो भाई दोनों भाई भाई हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इंटीमेटली। अब इंटीमेटली का यहाँ कुछ और मतलब मत निकालना, इंटीमेटली मतलब एक साथ ट्रेवल करते हैं, बस कुछ पर्टिकुलर एंगल होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इन 19th सेंचुरी, भाई इसमें क्या है, 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि आपके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, काफ़ी साइंटिस्ट लगे हुए थे, उसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे हैंस ओरिस्टेड ने क्या बोला और एम्पियर ने कि भाई आप जब चार्ज को मूव कराओगे तो मूविंग चार्ज जो है हमारा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ये हम अभी लास्ट चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मूविंग चार्ज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट हमारे पास जो आते हैं हमारे पास निकल के आते हैं भाई माइकल फेराडे। फेराडे ने क्या किया 1831 में, ही डिस्कवर्ड दैट करंट आर प्रोड्यूस इन ए लूप ऑफ ए वायर इफ ए मैग्नेट इज सडनली मूव टुवर्ड्स द लूप। अगर मैग्नेट सडनली किसी भी लूप के अराउंड मतलब तरफ मूव करे और उसके दूर चली जाए और अवे, या तो उसकी तरफ चली जाए टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लूप, सच दैट कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप चेंजेस। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उस लूप के अक्रॉस चेंज हो रहा है देन इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ द प्रेजेंट डे जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। इससे क्या होता है कि मतलब बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा जिसकी वजह से हमारा आज के टाइम में जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर है वो वर्क करते हैं। मतलब बेसिकली उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है, अगर आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो देन मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आपका कुछ भी चेंज होता है, मतलब इसमें अगर आप कुछ भी चेंज लाते हो देन उससे क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा और साथ ही साथ एक करंट भी जनरेट होगा ही होगा। मतलब ईएमएफ आया कहाँ से, फ्लक्स में चेंज से, और करंट कहाँ से आया, ईएमएफ के थ्रू। भाई आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है भाई फेराडे के जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू उसने क्या बताने की कोशिश करी है भाई वो देखते हैं पहले। भाई फेराडे के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट्स है उसने हमें बताया कि भाई फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड एंड अंडरस्टूड बाय फेराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट का नाम है। इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया आपको साइड में दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं पहले। भाई देखो ध्यान से, सबसे पहली वाली फिगर में ध्यान से देखो, आप अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करते हो टुवर्ड्स दी कॉइल, तो कॉइल की तरफ जैसे ही आप इसको लेके आओगे किसी v वेलोसिटी से, आप ध्यान से देख रहे होंगे जो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो किसी लूप के बंद जो है अंदर वो लगभग 1 2 3 4 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे, 6 टोटल 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे अंदर पास हो रही हैं। तो मैंने उनको डॉट से दिखा रखा है यहाँ पे साइड में सर्किल में। तो इस तरीके से 6 लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर लेके जाता हूँ, मतलब आपको इसको राइट में लेके जाओगे मैग्नेट को, तो ये फील्ड लाइंस बेसिकली केवल 2 ही पास हो रही हैं इसके अंदर से, लाइक 1 और 2। तो बस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। पहले केस में जब ये इसकी तरफ आ रहा था तो आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज करंट भी बन रहा है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में, और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सेम अगर मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्शन रिवर्स है। बट अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर दूं, मैं मैग्नेट को मूव ना करूं, उसे एक ही जगह रहने दूं अपनी सेम पोजीशन में, तब मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे केवल 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू आउट दी मैग्नेट। मतलब मैग्नेट आपकी है रेस्ट पे। तो अगर हम ध्यान से समझें इसको तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैग्नेट को पास या दूर किया जा रहा है, इसके अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस में भी चेंज आ रहे हैं। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है पासिंग थ्रू एरिया। उस केस में यहाँ पे चेंज हो रहा है फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा होगा, साथ ही साथ एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा। तो उसी के बारे में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ विद ए स्टेशनरी कॉइल के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि फेराडे और हेनरी ने किया। तो भाई पहला इसका जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ हमारे पास, जो इसका आंसर कंक्लूजन आया कि जब एन पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब भी कभी एन पोल जो है किसी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का मूव किया जाता है टुवर्ड्स द कॉइल, देन गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, एक डिफ्लेक्शन। इसका मतलब सेज टू राइट टू जीरो मार्क, राइट टू मतलब वो राइट साइड में थोड़ा सा मुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से। गैल्वेनोमीटर सीधा नहीं रहेगा, गैल्वेनोमीटर नॉर्मल कंडीशन में सीधा रहता है 0 पे, बट ये थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। सेकंड इज कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जब ये दूर की तरफ भागेगा देन गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख पा रहे होंगे सेकंड वाली फिगर में। थर्ड में पॉइंट निकला है हमारे पास एक और कि इफ द अबव एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड बाय ब्रिंगिंग द साउथ पोल, तो साउथ पोल में देखो भाई नॉर्थ पोल में जो हो रहा है साउथ पोल में उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी रिजल्ट होंगे आपके, आप पढ़ सकते हो इसको, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ पोल के केस से जस्ट अपोजिट।
और लास्ट जो पॉइंट है हमारे लिए वो है कि व्हेन मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी एक ई वाला होता है, स्टेशनरी वो होता है शॉप, स्टेशनरी शॉप, बट यहाँ पे जो स्टेशनरी का मतलब है वो है रुका हुआ, यानी स्टेबल, यानी एक ही जगह रुका, एनीवेयर नियर और इनसाइड द कॉइल, देन हमारे पास जो निकल के आता है गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। इन दैट केस हमारी फील्ड लाइंस केवल 4 ही पास होंगी। तो उस केस में हम समझ सकते हैं कुछ कंक्लूजन के बारे में, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन। भाई व्हेन ए वार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ए कॉइल, ए नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट, एज द मैग्नेट इज मूव्ड क्लोजर टू द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेज। जब मैग्नेट गई हमारे पास थोड़ा पास, तो उस केस में हमारे पास फील्ड लाइंस हो गई ज्यादा, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन में चेंज आया है, जो कि नॉर्मली केवल 4 हुआ करती थी, अब वो 6 हो गई हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही जब ईएमएफ हुआ तो इंड्यूस होगा, तो साथ साथ एक करंट भी इंड्यूस होगा, हैंस ए सेटअप हमारे पास जो हुआ एक करंट का सेटअप हो जाएगा। इस तरीके से कॉइल वन डायरेक्शनल मूव कर रही है। अब आगे, एज द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर ये मैग्नेट मूव होगी अवे फ्रॉम द कॉइल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा और इंड्यूस करंट जो है कि इंड्यूस ईएमएफ दोनों के दोनों क्या होंगे, एक सेटअप हो जाएंगे कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप इस बार दूर लेके जा रहे हो। साथ ही साथ एज सुन एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल सीजेज या स्टॉप्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल स्टॉप चेंजिंग एंड सो इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल बिकम जीरो। तो भाई थर्ड केस में हमारे पास देख पा रहे होगे आप, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधा है, उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, हम समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट इज कि भाई लॉज क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। भाई यहाँ पे केवल 2 लॉ हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो है सबसे पहला जो लॉ है वो है फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या करता है भाई, ये हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। भाई इंड्यूस ईएमएफ मतलब ईएमएफ होगा कितना, कितना ईएमएफ होगा, ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा हमें फेराडे का लॉ। भाई लेंज लॉ क्या कहता है, फिर लेंज लॉ हमें देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। भाई इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये किधर की साइड जा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन मुझे देगा कौन, लेंज लॉ। ये दोनों लॉ ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। भाई बेसिकली हमने पढ़ा तो इसमें 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ जो होता है एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सर्किट चेंज, जब जब फ्लक्स चेंज होता है किसी भी सर्किट का, तो ईएमएफ और एक साथ साथ करंट इज इंड्यूस इन इट विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। तो जब तक फ्लक्स चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तब तक हमारे पास करंट इंड्यूस होता रहेगा। अगर आप उसमें चेंज करना बंद कर दोगे तो करंट भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट इसकी सेकंड लॉ क्या कहता है, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। रेट ऑफ चेंज मतलब डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, यानी ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा इट शुड बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब अगर आप इसको फॉर्मूले किस फॉर्म में समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि भाई डी फाई बाई डी टी यानी फाई में कितना चेंज हुआ, ठीक है, डी फाई बाई डी टी यानी कि फाई में कितना चेंज हुआ, तो उसका रेट क्या होगा वो कहलाता है हमारा, ठीक है, ईएमएफ। लेंज लॉ क्या कहता है फिर, दिस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इन इट यानी कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी का अपोज करता है। अपोज करने का मतलब क्या होता है कि भाई जिस साइड, मान लो नॉर्थ पोल को, आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर आप किसी कॉइल के पास लेके आ रहे हो, तो भाई ये उसको अपोजिट यानी कि यहाँ पे क्या करेगी, ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल क्रिएट करने की, यानी कि करंट को कर देगी रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर आप मैग्नेट को, अगर मैं इसको हटा के आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पाओगे कि भाई अगर मान लो मैं नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को लेके आऊं, मान लीजिए कि मैं नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को लेके आ रहा हूं आपकी मैग्नेट की इस तरफ, एक किसी कॉइल की तरफ, तो जब ये इसकी तरफ आएगा तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक साउथ पोल की तरह, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगा, मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस टाइप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब साउथ पोल किसी भी मैग्नेट का किसी एक कॉइल की तरफ लाया जाता है इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, तो ये उसको अपोज भी करता है, यानी इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाती है। तो भाई अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो ये भी एक साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, और करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और अगर ये नॉर्थ पोल ला रहे हैं इसकी तरफ, तो भाई यहाँ पे हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ACW, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ। भाई इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, भाई हमने अभी पढ़ा फेराडे का जो फ्लक्स रूल है वो ये कहता है कि मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस ईएमएफ का वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यानी उसने हमें ये फॉर्मूला दे दिया कि भाई ईएमएफ की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज इन फ्लक्स है, डी फाई बाई डी टी।
बट लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस साइन के साथ आनी चाहिए। तो माइनस साइन बेसिकली कौन दे रहा है मुझे? लेंज लॉ। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस साइड से ये प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। तो भाई यही इसका मतलब भी है। इफ कॉइल ऑफ एन टर्न्स देन ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई? E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यानी यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स। इफ फ्लक्स चेंज फ्रॉम फाई वन टू फाई टू, मतलब फ्लक्स आपका फाई वन से किस में चेंज हो गया? फाई टू में। देन हम कर सकते हैं इसको ईएमएफ की वैल्यू डी फाई मतलब चेंज, यानी फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टाइम। भाई इतना सा चेंज है, जहाँ पे फाई की जो यूनिट है वो वेबर है, टाइम की टी की सेकेंड और ईएमएफ की वोल्ट। भाई ध्यान रखना है इतना इसका। नेक्स्ट स्लाइड। लेंज लॉ क्या कहता है भाई? इन 1833 भाई लेंज ने क्या बोला था? देखो ध्यान से, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था आपको, कि जब जब किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी भी कॉइल के पास जाएगा, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यानी कि नॉर्थ पोल का मतलब हो गया कि इसमें अगर हम ध्यान से देखें, नॉर्थ को आप एन को इस तरीके से अगर बनाओ, तो अगर मैं एक लूप में बनाऊं तो देखो डायरेक्शन करंट की मुझे क्या मिल रही है? कुछ इस टाइप की कि रिवर्स। और अगर मैं बनाऊं यहाँ पे साउथ पोल, तो साउथ पोल का मतलब होता है कुछ इस टाइप का एरो, यानी कि डायरेक्शन हो जाएगी मेरी क्लॉकवाइज। जैसे एस में बन रहा है एरो, वैसे बाहर लूप में बनाना है। मतलब ये बिहेव करेगा लाइक अ नॉर्थ और साउथ पोल। तो कहने का मतलब है अगर मैग्नेट आ रही है क्लोज किसी भी लूप की तरफ जिसका नॉर्थ पोल है लूप की साइड, देन ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। और अगर ये दूर की तरफ जा रहा है नॉर्थ पोल, तब ये बिहेव करेगा साउथ की तरह। यानी ये चाहेगा कि इसे अट्रैक्ट कर लूँ और ये चाहेगा कि मैं इसे रिपेल कर दूँ, अगर दोनों पास पास हैं तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। रिजल्ट्स क्या है भाई? पोजीशन ऑफ मैग्नेट को देखना है। अगर पोजीशन जो है टुवर्ड्स द कॉइल है, पोजीशन पहले केस में है, तब मेरे पास इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। बिहेव कैसा होगा कॉइल का? वो होगा नॉर्थ पोल की तरह, बिल्कुल हमारा नॉर्थ पोल की तरह होगा। और मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा भाई? रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई? ये इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि पास में लाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा पास कर रही होंगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल इसके पास आ गया। सेकंड केस, अवे फ्रॉम दी कॉइल। तो अवे फ्रॉम दी कॉइल आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब साउथ पोल है तो भाई नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और डिक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि अब ये थोड़ा दूर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में हमारी फील्ड लाइन जो है थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी, मतलब ये कम पास होंगी इसके अंदर से। तो यही हमारा लेंज लॉ का स्टेटमेंट है और इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई यही हमारे पास जो था कुछ बेसिक चीजें थी समझने के लिए, ठीक है भाई। तो इसमें आज की इस वीडियो में हमने जो समझा वो ये समझा कि क्या क्या हमारे पास लॉ होते हैं और क्या किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है। तो एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बनाने की कोशिश की थी, ताकि आप सब लोग इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने फ्लक्स, EMI, फैराडे और लेंज लॉ को समझा। तो भाई अगर समझ में आ गया हो आप सभी को, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नीचे कि आपको किस वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्या होने वाला है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।